हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AMIS स्टडी सर्कल। और होपफुली उत्तराखंड लोअर पीसीएस को ध्यान में रखकर आप लोगों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और भी अच्छी हो, इसके लिए हम लोगों ने अपने ऐप में क्वेश्चन और आंसर्स दोनों ही अपलोड कर दिए हैं। आप लोग हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं उन सभी पेपर्स को, दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी में, विद आंसर्स। ठीक, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको आंसर राइटिंग में एक एक्स्ट्रा एज मिल सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, और हमारे क्वेश्चन आंसर्स को मॉडल मान के उस फ्रेमवर्क में रहते हुए आंसर्स आप लिख सकते हैं, जो हाल ही में आयोग ने एक नया फ्रेमवर्क और एक नया पैटर्न आप तक पहुंचाया था। और कुछ दिनों पहले की ही बात है ये, जब आयोग ने एक नया पैटर्न, नई आउटलाइन, किस तरीके से क्वेश्चन का विभाजन किया जाएगा, मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वैसे ही बात मैं आपको पहले अपने लेक्चर में बता भी चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लोअर पीसीएस मेंस को ध्यान में रखकर ऐसे कि किस तरीके से एक अच्छा निबंध लिखा जाए। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। ये पेपर सिर्फ 100 मार्क्स का है। पेपर 2 सेक्शन में बटा होगा, A और B, और आप एक अपना कोई फेवरेट टॉपिक या जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है, किसी एक टॉपिक में आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए सेक्शन A में हमने 5 टॉपिक उठाए हैं, इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सेक्शन A का जो पहला है टॉपिक, वो है डिजिटल युग में साहित्य की प्रासंगिकता, यानी कि रेलेवेंस ऑफ लिटरेचर इन द डिजिटल एज। जाति जनगणना, जो कि काफी चर्चा में थी इन दिनों। समानता या जातिवाद, दैट इज कास्ट सेंसस, इक्वलिटी और कास्टिज्म। भारत में न्यू वुमेन की कल्पना, अर्थात द आइडिया ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया। साइबर सुरक्षा, संभावनाएं एवं चुनौतियां। सतत विकास का अभाव आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है, इस पर भी आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस, लैक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ थ्रेट टू द फ्यूचर जनरेशन। तो सेक्शन A में हमने कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए हैं, इसमें आप ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। दूसरा देखिए सेक्शन है B, इसको भी देख लेते हैं। भागीरथी ESZ, विकास और प्रगति का सामंजस्यपूर्ण संगम, अर्थात भागीरथी ESZ, हार्मोनियस एमलगमेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड नेचर, एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है उत्तराखंड से। न्यू एज उत्तराखंडी हिंदी राइटर्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी कि नए दौर के उत्तराखंडी हिंदी लेखक और उनकी समकालीन समाज की व्याख्या। इको टूरिज्म के माध्यम से उत्तराखंड में आर्थिक विकास की संभावनाएं, दैट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन उत्तराखंड थ्रू इको टूरिज्म। और D है पलायन बनाम विकास, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास की चुनौती, राइट। माइग्रेशन वर्सेस डेवलपमेंट, द चैलेंजेस ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज ऑफ उत्तराखंड एंड ट्रेडिशन ऑफ फोक डिटीज इन उत्तराखंड। हमने एक और टॉपिक ऐड कर दिया सेक्शन B में। तो ये पता लगाते हैं कि किस तरीके से ऐसे का पेपर सॉल्व किया जाए 2 घंटे के अंदर 700 शब्दों का चयन करते हुए। तो आपको पता ही होगा, आपके सिलेबस में दिया है कि जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड ऐसे आपके पास आएंगे। ठीक, तो सेक्शन A में देखिए साहित्य एवं संस्कृति है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भी विषय दिए गए हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय से कोई मुद्दा पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित नीतियां, पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा। तो इन टॉपिक से एक निबंध लिखने को आ सकता है, करना आपको सिर्फ एक ही है। सेक्शन B से भी आपको एक उठाना है, उत्तराखंड की ऐतिहासिक कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य, यानी कि उत्तराखंड के बैकग्राउंड में है सारे ऐसे। उत्तराखंड की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना, उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन, और उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका क्या है। इन टॉपिक्स से ही रिलेटेड आपको ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम में। तो आइए पता लगाते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा निबंध लिखा जाए। 700 शब्दों में लिखते समय आपको 3 चीजों पर एक साथ ध्यान रखना होगा। वो है उसका कंटेंट, स्ट्रक्चर और प्रस्तुति, कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाए। टॉपिक का आपको सही चुनाव करना है, वो तभी हो सकता है जब आपकी 1 से 2 या 3 टॉपिक में अच्छी पकड़ हो। ठीक है, अच्छी पकड़ होगी आपकी किसी टॉपिक पर, तभी आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उस एसे को लिख सकते हैं, राइट। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो हमारा एसे राइटिंग का पेपर है, ये 700 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो शब्दों का चयन और बिल्कुल इसी फ्रेमवर्क में रखते हुए आपको एक बैलेंस ऐसे लिखना होगा। तो आइए इस स्ट्रक्चर को हम कुछ पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले तो किसी टॉपिक को अगर आप उठा रहे हैं तो उसमें आप शुरुआत करेंगे किससे,
इंट्रोडक्शन से। शुरुआत काफ़ी रोचक किस्म की होनी चाहिए, या किसी महान राजनेता का कोई स्टेटमेंट हो सकता है जिससे सभी परिचित हों। इस तरीके से आप ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं ताकि थोड़ा आकर्षित और थोड़ा सा क्या है, अट्रैक्टिव लगे। विषय का परिचय देना है और उसकी प्रासंगिकता पर आपको थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। ये काम आपको करना है 80 से 100 शब्दों के बीच में। फिर हम बात करते हैं ऐसे का जो दूसरा पार्ट होता है, वो कहते हैं मेन बॉडी, दैट इज मुख्य भाग, जिसके लिए आप 500 या 520 शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो विषय के विभिन्न पहलू हम देख लेते हैं। परिभाषा, अवधारणा, ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या होना चाहिए, वर्तमान स्थिति, अगर जिसका ऐसे आप लिख रहे हैं उससे संबंधित आपके पास डाटाज हैं तो आपका ऐसे और भी अच्छा माना जाएगा, राइट। कोई डाटा है, कोई रिपोर्ट है, एग्जाम्पल के साथ आप समझा सकते हैं। चैलेंजेस हैं, कई सारी चीज़ें उससे रिलेटेड, तो आप उसको अपने आंसर में लिख सकते हैं। संभावित समाधान की चर्चा कर सकते हैं आप किसमें, अपनी मुख्य बॉडी में, और उसके कुछ नीतिगत सुझाव भी दे सकते हैं। संभव हो तो उत्तराखंड के संदर्भ में इन सभी चीज़ों को जोड़ना है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ से, राइट। आइए देखते हैं तीसरा जो पार्ट होता है निबंध का, वो है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, जो आप 80 से 100 शब्दों में दे सकते हैं। तो आपका जो निबंध है वो काफ़ी बधा हुआ रहेगा और काफ़ी बैलेंस माना जाएगा। सकारात्मक होना चाहिए और भविष्य की दिशा से में आशावादी अंत होना चाहिए इस ऐसे का। सारांश तथा प्रेरणादायक पंक्ति का भी उल्लेख आप अपने एसेज में कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐसे है वो एग्जामिनर बहुत ही चाव लेकर पढ़े, तो हो सके तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, राइट। सामग्री का स्तर देख लेते हैं। तथ्य और डेटा, हाल की कोई रिपोर्ट, राष्ट्रीय राज्य योजनाओं से संबंधित। कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक आपने उठाया है उसकी रेलेवेंसी भी बात हो रही है और सब पे लागू होगा। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, उदाहरण दे सकते हैं, स्थानीय या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। सीमित समिति और विषय से जुड़े हुए कुछ अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो वो डाल सकते हैं। संविधान व नीति संदर्भ से अगर कोई मामला जुड़ा हुआ है तो वो दे सकते हैं, जैसे कि कोई आर्टिकल है, नीति आयोग ने उसमें, नीति आयोग का क्या उसमें क्या भूमिका है, सतत विकास लक्ष्य किस प्रकार से आप दे सकते हैं अगर टॉपिक आपने उस चीज़ का चूज किया है तो। भाषा और शैली की अगर हम बात करें तो काफ़ी सिंपल होनी चाहिए, स्पष्ट, औपचारिक और सुसंगत भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। कठिन शब्दावलियों से बचना है, छोटे छोटे पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है, सकारात्मक वाक्यों को लिखना है, रचनात्मक दृष्टिकोण वाले होने चाहिए वाक्य, व्यक्तिगत राय देने से बचना है और विश्लेषणात्मक और तर्कसंगत चीज़ें लिखनी है। प्रेजेंटेशन, शीर्षक स्पष्ट लिखा होना चाहिए, यानी कि हेडिंग। सब हेडिंग्स से भाग अलग करें, इससे परीक्षक को पढ़ने में सुविधा होती है, ठीक है। यदि जरूरी लगे तो तालिका या बुलेट पॉइंट्स या फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सीमित और साफ सुथरे तरीके से। मार्जिन और व्याकरण, वर्तनी शुद्धता का ध्यान रखना है, लिखावट बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये बड़ी जनरल सी बातें हैं जो हर एग्जाम देने वाले को पता होनी चाहिए, लेकिन जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो पहली बार मेंस लिखने जा रहे होंगे, तो ये जो हम लोग सेशन ले रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे वही लोग जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। समय प्रबंधन का भी ध्यान रखना है आपको। 10 मिनट लगाएंगे आप कम से कम विषय चुनने में और उसकी रूपरेखा बनाने में। 50 मिनट में आपका निबंध पूरा हो जाना चाहिए और 5 से 7 मिनट का समय होना चाहिए रिव्यू और उसमें सुधार करने के लिए, अगर कोई स्कोप उसमें है तो। शुरुआत में रूपरेखा यानी कि जो आउटलाइन है जरूर बनानी होगी चाहिए, इससे लिखते समय विषय में भटकेंगे नहीं आप लोग। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रख रहे हैं ऐसे लिखने में तो यकीन मान के चलिए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, ना ही मिलते हैं। हमें 65 से 70 के बीच का टारगेट रखना है और उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको ऐसे लिखना होगा। अब एक उदाहरण की बात करते हैं। एक टॉपिक हमने उठाया है सेक्शन ए से, ठीक, सेक्शन ए से हमने टॉपिक उठाया है, इसी पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, डिजिटल युग में साहित्य की प्रासंगिकता, अर्थात जो रेलेवेंसी है किसकी, लिटरेचर की, और आज के जिस युग में हम रह रहे हैं वो किस प्रकार से रेलेवेंट है, उसके बारे में आपको ऐसे लिखना है 700 शब्दों में। सबसे पहले जो भूमिका होगी आपकी 80 से 100 शब्दों की होनी चाहिए। डिजिटल युग की परिभाषा और आज के संदर्भ बता सकते हैं। साहित्य की मूल भावना और उसका महत्व समझाना होगा। प्रश्न उठाना है कि क्या डिजिटल युग में साहित्य का महत्व घटा है या बढ़ा है। डेफिनेशन ऑफ द डिजिटल एज एंड इट्स कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट, एसेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर, क्वेश्चन टू पॉन्डर व्हाट, हैज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर डिक्लाइंड इन द डिजिटल एरा और हैज इट इंक्रीज्ड।
तो दोनों पक्ष आपको दिखाने होंगे और ये सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन में दे देनी चाहिए। मुख्य भाग जो 500 से 520 का होना चाहिए, इसको देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। डिजिटल युग की विशेषताएं बताएंगे, जैसे कि इंटरनेट है हमारे पास आज की डेट में, सोशल मीडिया, ई बुक, ऑडियो बुक, त्वरित संचार और वैश्विक जुड़ाव। फीचर्स ऑफ द डिजिटल एज आर वेरियस, सम ऑफ देम आर इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, instant communication and global connectivity. It is provided by what? The digital era. जो हमारे पास मोबाइल हमारे हाथ में हमेशा 24 घंटे रहता है, इससे हमारा जो ग्लोबल कनेक्टिविटी है वो किसी से छिपी नहीं है, राइट। साहित्य की प्रासंगिकता की हम बात करते हैं। मानवीय संवेदनाओं का संरक्षण होता है, सांस्कृतिक धरोहर का संप्रेषण, आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक विकास का कार्य होता है लिटरेचर से, सामाजिक सुधार और जागरूकता फैलती है। इंग्लिश में भी यही सब बातें लिखी हुई है, प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म एंड अवेयरनेस। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप इसी टॉपिक पे ऐसे लिखकर हमको व्हाट्सएप में भेज सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सुधार की आवश्यकता है। वो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको राय दे सकते हैं। तो प्लीज़ इसका भी ध्यान रखिए कि आप चाहें तो हमको व्हाट्सएप में, जो कि नंबर आपको दे दिया जाएगा, उसमें आप भेज सकते हैं। डिजिटल माध्यम से साहित्य के लाभ, ई बुक, किंडल एडिशन, ऑनलाइन लाइब्रेरी, साहित्य का वैश्विक प्रसार, नए लेखकों का मंच प्रोवाइड करता है कौन? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो सेकंड पॉइंट मैं पढ़ना भूल गया था इंग्लिश में, प्रिजर्वेशन ऑफ, अच्छा ठीक है, ऑफ ह्यूमन इमोशंस। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ई बुक भी है, किंडल एडिशन का है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। ग्लोबल डिसेमिनेशन ऑफ लिटरेचर एंड प्लेटफॉर्म फॉर न्यू ऑथर्स, ऑल आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेट। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की। सतही पठन संस्कृति का विकास हुआ है इन वजहों से, तो जो कि इसका एक उज्जवल पक्ष नहीं है, किस चीज का? डिजिटल एरा का, ठीक है। कॉपीराइट उल्लंघन एक समस्या है इसकी। साहित्य में व्यवसायीकरण देखने को मिलता है, प्लेटफॉर्म पर, और कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द लिटरेचर भी आपको इस माध्यम से देखने को मिलता है। समाधान की अगर हम बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुणवत्ता आधारित सामग्री मौजूद है। कॉपीराइट सुरक्षा आप क्या कर सकते हैं, समाधान के जरिए आप ऐसे में लिख सकते हैं। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में डिजिटल साहित्य का समावेश, इस प्रकार के पॉइंट्स डालकर आप उसके सॉल्यूशंस बता सकते हैं। क्वालिटी बेस्ड कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्ट्रेंथनिंग कॉपीराइट प्रोटेक्शन, इंक्लूजन ऑफ डिजिटल लिटरेचर इन एकेडमिक करिकुलम, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है प्रिजर्व करने के। उत्तराखंड के संदर्भ की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन पहाड़ी साहित्य का संरक्षण और प्रसार होना चाहिए, राइट, यानी कि प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ व्हाट? ऑनलाइन हिल लिटरेचर। गढ़वाली कुमाऊनी साहित्य का डिजिटलीकरण होना चाहिए, डिजिटाइजेशन ऑफ व्हाट? गढ़वाली एंड कुमाऊं लिटरेचर। स्थानीय कवियों लेखकों के ई आर्कीव्स बनाए जाने चाहिए, अगर हम उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो। डिस्कस भी देना है आपको ऐसे में, जो कि 80 से 100 शब्दों का होना चाहिए, कि डिजिटल युग में साहित्य की क्या भूमिका है और उसके महत्व का सार बता सकते हैं। तकनीक और साहित्य का संतुलित मेल इस जरिए किया जा सकता है, ये निष्कर्ष के दौरान आप लिख सकते हैं। भविष्य की सकारात्मक दिशा भी बताई जा सकती है आपके निष्कर्ष में। कंक्लूजन इज व्हाट? समरी ऑफ लिटरेचर्स रोल एंड सिग्निफिकेंस इन द डिजिटल एज, हार्मोनियस इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर, पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर। इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखकर अगर आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कम से कम 65-60 के बीच में अगर आप मार्क्स मिल रहे हैं आपको ऐसे राइटिंग में, तो मान के चलिए कि आपका स्कोर ठीक है। अच्छे में तो खैर 70 प्लस भी मिलते हैं लोगों को, लेकिन अगर इतना एवरेज अगर आपका है 65, 67, तो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड पोस्ट। ओके, तो हमसे जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं विच आर ऑलवेज वेलकम, और कोई अगर क्वेरीज है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, जिसका तुरंत उत्तर दिया जाएगा। ओके, जुड़िए हमारे साथ और अपने मित्रों को भी इसको क्या करिए, फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।